नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। डिबेट लाइव में आज बात लोकसभा चुनाव की। अब से कुछ देर पहले चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 7 चरणों में देश में लोकसभा का चुनाव होगा। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। तो अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सियासी मोर्चे से जुड़ी आपको बता रहे हैं। 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव की जो प्रक्रिया है वोटिंग की, उसकी शुरुआत होगी। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान, 26 अप्रैल को दूसरे, 7 मई को तीसरे, 13 मई को चौथे, 20 मई को 5वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि 25 मई को छठे और 1 जून को 7वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। 4 जून 2024 को 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे और यह पता चलेगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी या कौन सा राजनीतिक गठबंधन 18वीं लोकसभा में संसद में सत्ता पर काबिज हो रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल कितने तैयार हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल डिबेट लाइव में आज हमारे साथ जुड़ेगा। चुनाव की तारीखों के बाद अपनी अपनी राजनीतिक तैयारी और अपने अपने राजनीतिक मुद्दों पर बात करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस बीच पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से तैयार है। अब की बार 400 पार का नारा एनडीए गठबंधन का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया है। लगातार वो कह रहे हैं कि इस बार एनडीए गठबंधन नया रिकॉर्ड बनाएगा, 400 के पार लोकसभा सीटें जीतकर। प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव की तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद ये पहला पोस्ट, ये पहला रिएक्शन जिसमें वो कह रहे हैं बीजेपी एनडीए पूरी तरीके से तैयार। सामाजिक पिछड़ापन है तो उसके लिए आपको गिनती तो करनी आवश्यक है। किस वर्ग की कितनी संख्या है, तभी आप नीति निर्धारण कर पाएंगे। जैसे राहुल जी कहते हैं कि एक एक्सरे रिपोर्ट की आवश्यकता होती है इलाज करने से पहले, तो बिल्कुल ये हमारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। पिछले 10 साल में जो इस सरकार ने किया है उसके खिलाफ जो एक माहौल बना है वो भी बहुत सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी बहुत 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है, वो भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। महिला सुरक्षा आप देख रहे हैं, रोज सुनते हैं, रोज देखते हैं क्या हालत है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। किसान जो आज भी दिल्ली के बाहर इंतजार करते हैं दिल्ली में घुसने के लिए, एमएसपी उनका एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिस तरह से सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के लिए, कुछ अपने दोस्तों के लिए सरकार ने काम किया है वो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। एनडीए ने नंबर दिया है 400 पार का, आप लोगों ने भी कोई नंबर दिया और क्या चेहरा भी कोई होगा इंडिया अलायंस की तरफ से? पार्टी की तरफ से पहला रिएक्शन लोकसभा चुनाव की तारीखों के साथ ही। और एक खास पैनल इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की सुजाता पॉल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सुजाता पॉल, हर किसी के जहन में यही सवाल कि अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया, इंडिया गठबंधन कितना तैयार, खासकर कांग्रेस पार्टी? क्योंकि अगर आप बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला करें तो भारतीय जनता पार्टी 267 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है और कांग्रेस पार्टी सिर्फ 82 सीटों पर। हाँ, हमने अपने जितनी भी सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारे हैं पूरे सोच समझ के उतारा है और जल्द ही हमारी आखिरी लिस्ट जो है वो भी आपके सामने आ जाएगी। और जो समय के साथ करा जाएगा, जो सोच समझ के किया जाएगा। दूसरी बात, जहां तक हमारी तैयारी की बात है तो जो नैरेटिव हमने सेट करना शुरू ऑलरेडी कर दिया है वो आपके सामने है। जब हम बात करते हैं न्याय की, जब हम बात करते हैं असमानता को समानता में बदलने की, सामाजिक सुरक्षा की, और जैसा कि मेरे नेता राहुल गांधी जी बार बार इस बात को कह भी रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी की, तो हम चुनावों में पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं और हम कैंडिडेट जल्द उतारें। वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल सर, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता दावा कर रही हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, रोड मैप पर काम शुरू हो चुका है, जल्दी उम्मीदवारों की लिस्ट भी सार्वजनिक कर दी जाएगी। क्या आपको लगता है कि 24 की सियासी लड़ाई में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी जमीन पर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है? देखिए, ये तो सबकी अपने अपने आंतरिक तैयारी, आकलन और दावों का प्रश्न है। उस पर मैं कहूं और वो उससे सहमत हूं, उसका कोई मतलब नहीं है। अपनी ओर से हर पार्टी अपनी पूरी तैयारी करती है, लेकिन कांग्रेस के लिए समस्या ये है कि उसको अपनी पार्टी की तैयारी तो करनी है, अपने कैंडिडेट्स का चुनाव तो करना ही है, लेकिन उसको अपने सहयोगियों के साथ भी लगातार बातचीत करनी है। उसको अभी कई प्रदेशों में समीकरण बिठाने हैं, वहां पर अभी चीजें तय नहीं हुई हैं। उसको ऐसा एक आख्यान भी बनाना है जो पूरे इंडिया गठबंधन के सभी साथी उसको एक मिलकर कहें
तो ये काम अभी होना बाकी है। ठीक और है। अंतिम बात ये कि संगठन, संसाधन, नीतियां और नेतृत्व, इन 4 चीजों पर उसको एक एकजुटता दिखानी पड़ेगी, एक गठबंधन के रूप में। ठीक है, ये एक तो अहम ये- बात सर आपने कही है। आखिर में ये 4 चुनौतियां इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सामने। हमारे सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय साहब जुड़ रहे हैं। मोहित, जरा समझने की कोशिश कीजिए, आम आदमी पार्टी कितनी तैयार? जी गोपाल जी, सीधा सवाल आपसे, क्योंकि आप लोगों को चुनौती अभी बेशक इस बार कम सीटों पे आप लोग उतर रहे हैं, लेकिन कितनी बड़ी चुनौती है और कितने तैयार आप हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके इस देश के अंदर बदलाव के लिए चुनाव लड़ रही है और हम इस चुनाव में पूरी मजबूती से साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और हमें उम्मीद है इस बात का कि पिछले 10 सालों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने हर तबके को, चाहे वो छात्र हो, नौजवान हो, मजदूर हो, किसान हो, हर तबके को जिस तरह से उसकी आवाज़ को कुचला है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से लोकतंत्र संविधान के बुनियादी मूल्यों पर हमले हुए हैं, जिस तरह से आवाज़ को कुचला गया है, जिस तरह से अभी आप देखें इलेक्टोरल बॉन्ड में जिस तरह से घोटालों का एक महाजाल अगर आप देखें सामने आया है, मुझे लगता है कि देश के पास कोई ऑप्शन नहीं था। लोग जो भी आवाज़ उठा रहा था कुचल दिया जा रहा था। ये चुनाव इसका एक बड़ा मौका है और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के पूरी मजबूती के साथ चुनाव में मोहित, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो तमाम मुद्दे जिनका जिक्र गोपाल राय यहाँ पर कर रहे हैं, इंडिया अलायंस में हुआ, वहीं कांग्रेस के दूसरी साथ तरफ अभी तक भारतीय अपने जनता कैंडिडेट पार्टी नहीं दे के पाई। मोहित, कैंडिडेट आ जाएंगे, अभी पर्याप्त समय है। कैंडिडेट तो धीरे धीरे सभी पार्टियां घोषित कर रही हैं। आज मुझे लगता है कि चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है, कैंडिडेट जल्दी घोषित हो जाएंगे और पूरी मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। ठीक है। मोहित, जरा सवाल करिएगा कि जो सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं या विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है, उनके बरक्स भारतीय जनता पार्टी के पास अयोध्या में भव्य भगवान श्री राम का मंदिर है, किसान सम्मान निधि है, मुफ्त राशन है और एक ये चेहरा है कि मोदी है तो मुमकिन है। कैसे मुकाबला करेंगे इन चुनौतियों से विपक्ष? जी बिल्कुल, आप तो कह रहे हैं तो समस्याएं दुनिया भर की हैं, लेकिन जो ग्राफ बढ़ा है, 2000 नंबर आया, वो 2014 में, फिर 2019 में लगातार बढ़ता गया। खुद राम मंदिर का मुद्दा आप लोग कहते थे डेट नहीं बताएंगे, उन्होंने डेट बता दी और फिर उसके साथ उसके जो पूरा जीर्णोद्धार भी हो गया। उसके अलावा किसान निधि जो कार्यक्रम था वो प्रधानमंत्री ने शुरू किया। इन तमाम चीज़ों का क्या जवाब आप लोगों के पास है? किस तरीके से जवाब दे पाएंगे? क्योंकि वो तो कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, और इस बार 400 पार, सरकार बनाने की बात भी नहीं, सीधा 400 पार। देखिए, 400 पार नहीं, उनका तो बस चले तो 800 पार कर दें, लेकिन 400 पार का एक तरफ नारा है भाजपा के पास और दूसरे तरफ इतनी बेचैनी है, इतनी बेचैन हमने किसी पार्टी को नहीं देखा। जिस तरह से लगातार तोड़ फोड़ मरोड़, भारतीय जनता पार्टी का डर आपको नहीं दिख रहा है? एक एक सीट के लिए डर रही है भारतीय जनता पार्टी। एक सीट की तैयारी भी तो हो सकती है कि एक एक सीट की तैयारी है, एक एक सीट पर नजर है और उसके लिए काम किया जा रहा है। और मुद्दे राम मंदिर, उसके मुद्दे किसानों को दी जाने वाली राशि, मुद्दे जो है प्रधानमंत्री चिट्ठी लिख के पूछ रहे हैं कि विकास की बात जो है, विकसित भारत की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों डर लगता है? प्रधानमंत्री जी किसानों से क्यों इतना डरते हैं? किलें बिछाई गई आजादी के दौरान, जब लड़ाई चल रही थी तब भी सड़क पे किले नहीं बिछाई गई। किस बात का डर है? किस बात का डर है? किले किस 400 पार पारने वाली पार्टी को किले बिछाने की क्या जरूरत पड़ गई? जी, तो यकीनन कई ऐसे सवाल विपक्ष की तरफ से भी हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, हमारे साथ तोहिन सिन्हा हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सरका पासवान आरजेडी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार राहुल सर और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुजाता पॉल हमारे साथ बनी हुए हैं। तोहिन, आपने सुना अभी आम आदमी पार्टी के गोपाल राय साहब को, सुजाता पॉल भी इसी तरीके के मुद्दे उठा रही हैं। आपको लगता है कि विपक्ष के पास भी कई मुद्दे हैं जिनको वो भुनाने की कोशिश जरूर करेगा, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, किसान आंदोलन, इलेक्टोरल बॉन्ड और इस तरीके के कुछ और मुद्दे? तोहिन सिन्हा, देखिए, एक ऐतिहासिक चुनाव का बिगुल बज चुका है। एक ऐसा चुनाव जो कि पिछले 4 दशकों में सबसे बड़ा मैंडेट देने वाला है। यहाँ इस चुनाव में कोई लड़ाई है ही नहीं। जनता के लिए जो है काम बहुत आसान हो गया है, क्योंकि एक तरफ एक ऐसी पार्टी है जो विकसित भारत की बात कर रही है, दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है जो जात पात के आधार पर
देश को बांटते नहीं थकती है। एक तरफ एक ऐसी पार्टी है जो अगले 20 वर्ष की योजना, एक विजन दे रही है देश को, दूसरी ओर एक ऐसी पार्टी है जिसको अगले 20 वर्ष की भी जिसके पास प्लान नहीं है, योजना नहीं है। तो इस बार तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ऐसे भव्य स्तर पर हुआ है जहां 91,000 किलोमीटर जो है नेशनल हाईवे का स्ट्रेच होता था, आज 1,45,000 किलोमीटर है। तो इस बार जो है कोई कंपटीशन नहीं है। इस बार जो है चुनाव में ये एक तरफा चुनाव होने वाला है, और इसलिए ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है क्योंकि पिछले 10 वर्षों में हमने केवल एक नींव रखी है अगले 20 सालों की, लेकिन आने वाले जो 5 साल है वो शायद कई और दशकों को भारत किस दिशा में जाएगा वो दिशा जो है तय करने वाले हैं। और यहाँ जो है विभाजनकारी मानसिकता, जिस विभाजनकारी मानसिकता के साथ विपक्ष आती है, देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रल बॉन्ड में तो सबसे ज्यादा जवाब टीएमसी को देना है। 14% जो है उनकी 23 मुश्किल से उनके एमपीज नहीं है, लेकिन उनके पास जो है 14% जो है अमाउंट उनके पास इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है, तो सबसे ज्यादा जवाबदेही तो उनकी बनती है। ठीक है, जरा एक बार सारिका पासवान का रुख करते हैं, आरजेडी की प्रवक्ता हैं। सारिका, बिहार में स्थितियां बदल गई हैं, अब नीतीश कुमार आपके साथ नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड आपका बहुत अच्छा नहीं था सीटों के लिहाज से। कैसे इस बार बिहार में कुछ चमत्कार कर पाएगी आरजेडी कांग्रेस के साथ? सारिका पासवान। देखिए, तुहिन जी अभी कह रहे थे कि बीजेपी ने अभी न्यू रखी है, और इनको शायद ये नहीं पता है कि बीजेपी ने अपने न्यू में बेरोजगारी रखी है, महंगाई रखी है, हत्याएं रखी है, बलात्कार रखी है, लोकतंत्र को इन्होंने जड़ से समाप्त करने की वो धारणा रखी है, संविधान को समाप्त कर रहे हैं। ये तमाम चीजें इनकी न्यू में है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में जान रही है कि किसी भी तरह से ये जीतने वाली नहीं है। 400 पार तो छोड़िए, मुझे लगता है कि ये अपनी बचा ले कुछ सीटें, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि देखिए, जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार चुनाव लड़ी थी, बिहार में भी उन्होंने 39 सीटें दोनों गठबंधन को बिहार की जनता ने देने का काम किया, और उसके पीछे बिहार की जनता को इन्होंने कई वादे किए थे। कहा था उन्होंने कि भाई विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्र की यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा, लेकिन जो भी वादे लेकिन सारिका या देश की तर्ज पे किया। जी सारिका, बिहार में तो ए टीम आप हैं कांग्रेस के मुकाबले। टीम ए का प्रदर्शन 2019 का बहुत ही अफसोसजनक रहा आपके लिए, टीम बी की हालत और खराब है। सवाल मैंने आपके गठबंधन को लेकर पूछा, आप कैसे चमत्कार कर पाएंगे बिहार में? नहीं, देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए इस 2024 की चुनाव निश्चित रूप से ऐतिहासिक होने वाली है, और ये लोग अहंकारी और जो जान रहे हैं कि सत्ता इनके लिए अनंत है, शाश्वत है, तो मुझे लगता है बिहार की जनता इस बार उनको निश्चित रूप से जवाब देगी। क्योंकि किसी की भी जो सत्ता कहते हैं ना अनंत है ना शाश्वत है, और खासकर ऐसे सीटों का बंटवारा हो गया है आरजेडी कांग्रेस का। मुझे लगता है कि ये प्रश्न सबसे पहले बीजेपी को पूछना चाहिए, क्योंकि अभी तो वो 10 सालों से केंद्र की सत्ता में है, और बार बार वो दावा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने तो भाई विकास किया, हमारे अंदर कुछ नहीं है। पहले वो मसला तो सुलझा दे कि आखिर तमाम गठबंधन के साथ भारतीय राहुल सर, सुजाता जी मैं आऊंगा आपके पास इसी सवाल के साथ, लेकिन राहुल सर, आपको लगता है जिन 4 शब्दों का भी आपने आखिर में जिक्र किया था उसमें एक समन्वय भी था। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामदल साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे ऐसा माना जा रहा है। केरल में वही वामदल और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये आंतरिक लोकतंत्र है, वैचारिक असमानता है सर, या ऑल इज नॉट वेल? राहुल सर। नहीं, देखिए, ये तो भारतीय राजनीति की जो जटिलताएं हैं और विविधताएं हैं उसका एक नमूना है। हर प्रदेश में स्थितियां अलग होती हैं, इसलिए वहाँ समीकरण भी अलग होते हैं। वहाँ जातीय वर्गीय समीकरण अलग होते हैं, इसलिए पार्टियों के समीकरण भी अलग होते हैं। तो इसको भारत की राजनीति की एक विशेषता के रूप में देखना चाहिए, लेकिन ये एक विरोधाभासी बात है, और इन दोनों पार्टियों को अपने मतदाताओं को समझाना पड़ेगा कि यहाँ पर हम साथ क्यों हैं और वहाँ पे अलग क्यों हैं। तो ये उनका काम है, लेकिन ये हमारी राजनीति का चरित्र है जो बहुत उलझा हुआ, जटिल, जो उसका एक नमूना है, इस रूप में उसको देखना चाहिए। सुजाता पॉल, कैसे कन्विंस कर पाएंगे आप वेस्ट बंगाल और केरल के मतदाताओं को? थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं होगा ये, और क्या ये नेशनल पर्सपेक्टिव में आपकी मुश्किलें नहीं बढ़ाएगा क्रेडिबिलिटी के लिहाज से? बिल्कुल भी नहीं है, और मैं आपको ये बात साफ कर दूं कि हाँ, टेलीविजन स्टूडियोज में बैठकर जब आप बात करेंगे केरला की या पश्चिम बंगाल की तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन जब पश्चिम बंगाल की बात होगी तो जो कार्यकर्ता कांग्रेस का होगा या टीएमसी का,
वो जो लड़ता रहा है वो ये नहीं कहेगा कि अरे ये एक साथ कैसे आ गए। तो वहां पर जो वहां तो टीएमसी कह रही है कि अधीर रंजन चौधरी की कांग्रेस को हराना है, आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ता आपस में नहीं लड़ेंगे। नहीं, तो ये तो आपको लग रहा है, अभी आप देखते जाइए ना कि किस तरह से वहां पर जो चुनाव के दौरान किस तरह से समीकरण बनेंगे और किस तरह से सीटें आएंगी। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ पर ये लड़ रहे हैं, वहां पर वो साथ कहाँ पर साथ में लड़ रहे हैं। भाई इंडिया गठबंधन का हिस्सा दोनों लेकिन है, सुजाता मगर पॉल, जब चुनाव माफ पश्चिम कीजिए, बंगाल चर्चा का सिर्फ है, पश्चिम बंगाल पर नहीं है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ममता बनर्जी ने जब अपने 42 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया तो अधीर रंजन चौधरी जो आप ही की पार्टी के नेता हैं, उन्हीं का बयान आया कि ममता बनर्जी पर यकीन नहीं किया जा सकता। आप कह रही हैं कि सब मिले हुए हैं आपस में हम। तो ये सही मैसेज हमारे लिए तो वहां पर है जहां के लिए ये मैसेज था, यानी कि पश्चिम बंगाल के लिए। आप टीवी चैनल पर कुछ भी बोलते रहिए, हमें पता नहीं, है मैं तो आप ही की पार्टी के नेताओं का बयान बोल रहा हूं मैम, और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। कोई भ्रामक जानकारी दे रहा हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, मैं चुनौती भी दे रहा हूं विनम्रता के साथ, ठीक है? मैं भी बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि हमारी रणनीति क्या है, शायद आपकी समझ में अभी नहीं आएगा। तोहिन, अगर आप जो कांग्रेस अपनी तरफ से दावा कर रही है कि हमारी रणनीति क्या है, उसको अगर आप मेजरली समझे तो देखिए, देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, वहां पर उनका समझौता हो चुका है समाजवादी पार्टी के साथ। एक और बड़ा सूबा बिहार, जहां पर वो आरजेडी के साथ है, सारिका पासवान जी हमारे साथ हैं। दक्षिण में आपकी मुश्किलें हमेशा से बनी रही हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस पार्टी, एक बड़ा सूबा है महाराष्ट्र भी। अब मुश्किलें क्या आपको नजर आती हैं वाकई 2024 में बीजेपी के लिए? देखिए, एक एक राज्य जिसका आपने जिक्र किया है, चलिए एक एक राज्य की बात करते हैं। आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, कांग्रेस ने जो सुनने में आया है 17 सीटें मांगी है समाजवादी पार्टी से। आपको लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस एक सीट जीतने की भी पोजीशन में है? अगर इतनी कॉन्फिडेंस है कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो राहुल गांधी दोबारा जो है अमेठी से अपनी दावेदारी क्यों नहीं घोषित कर देते? जहां तक दक्षिण का सवाल है, आपको जानकर हैरानी होगी कि इवन इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी तक भी जो भारतीय जनता पार्टी के कुल सांसद है वो वहां पे ज्यादा है। जहां कर्नाटक का सवाल आता है, 2004 से बल्कि 2004 से कोई ऐसा लोकसभा चुनाव नहीं रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को जो कर्नाटक में 28 सीटें हैं उनमें 16 से कम मिली। ये तब भी जब 2004 और 2009 में हमारी सरकारें केंद्र में नहीं बनी थी। जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, अन्नामलाई जी ने जो जोश भरा है वहां पार्टी के अंदर, आपको यहाँ इस बार जो है 6 से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए तय है। केरल में 2 से 3, तेलंगाना में पिछली बार जब हमारी के अंदर केवल 6% वोट शेयर थी, तब भी हमें 4 सीटें मिली थी। इस बार हमारी वोट शेयर जो है दुगनी हुई है, तो कम से कम 9 से 10 सीटें तेलंगाना के अंदर आ रही है। तो दक्षिण में हम कमजोर है, ये राहुल गांधी का नैरेटिव हो सकता है, और राहुल गांधी का नैरेटिव जो है हमेशा देश को भ्रमित करने वाला हो। ठीक है राहुल सर, महाराष्ट्र की बात कर ले। जी कंप्लीट कीजिए तो फिर मैं राहुल सर के पास जाऊंगा। महाराष्ट्र की भी बात कर ले तो उद्धव ठाकरे का आज कोई वजूद नहीं है। अगर 2 सीटें भी पूरे महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे जीत जाते हैं तो वो एक बहुत अचंभित करने वाली बात होगी। सुजाता पॉल आपको काउंटर करना चाह रही हैं। सुजाता पॉल, संक्षेप में राहुल सर के पास जाना। देखिए, तेलंगाना से मैं अभी आई हूँ और वापस जा रही हूँ कल, मगर वहां पर अगर बता दूं कि हैदराबाद की सीट पे इन्होंने जिनको कैंडिडेट बनाया माधवी लता, उनके बारे में राजा सिंह जो इनके अपने एमपी हैं, वो कह रहे हैं कि गलत को दे दिया, क्यों दिया इनको। तो वहां पर जिस तरह का सिर फुटव्वल है वहां पर, लेकिन वो तो सोशल वेलफेयर के काम में जुड़ी हुई हैं, क्लासिकल डांसर हैं, हेल्थ सेक्टर में लगातार काम करती रही हैं। अरे इनके अंदर की लड़ाई बता रही हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे एक बड़ा बात कहूँ, नेता दूसरे को सहयोग नहीं करेगा तो उसमें तो हारना ही हुआ। और बता रही हूँ, वहाँ पर जो गारंटीज उतर रही है जमीन पर, धरातल पर 4 गारंटीज आ चुकी है, और वहाँ पर इनका सुपड़ा साफ है। केरला में 1 सीट नहीं मिलेगी और तमिलनाडु में पूरी कोशिश कर लीजिए, लेकिन ध्रुवीकरण वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है तो इन 20 सेकंड। देखिए, बिना मतलब का सुजाता जी जो है तरह तरह की बातें कर रही हैं जिसका कोई जमीन पे अर्थ नहीं है। देखिए, रेवंत रेड्डी ने जिस प्रकार से राहुल गांधी का निरंतर वो अपमान करते आए, इंटरव्यूज में आप भी सुन रहे हैं, जिस दिन राहुल गांधी अदानी के खिलाफ अनाप चुनाव बोलते हैं उस दिन जो है वो तारीफ करते हैं, रेवंत रेड्डी तारीफ करते हैं अदानी की। जिस दिन मीडिया उनसे पूछती है कि क्या
जो राहुल ठीक है। गांधी गाली दे रहे हैं मीडिया को कि मीडिया ठीक आपके है, खिलाफ है, उस ठीक दिन वो कहती है, उस दिन वो बिल्कुल कहते हैं कि गलत, मीडिया का बिल्कुल कोई गलत। रोल नहीं है ठीक है, चुनाव ठीक है, जिताने ठीक है, हराने माफ में। कीजिए, आप तो दोनों ये को रोक तो रहा हूं। राहुल गांधी को माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूं, थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करते हैं। राहुल सर, पश्चिम बंगाल जो कभी लेफ्ट का गढ़ था, 2019 के लोकसभा चुनाव में लेफ्ट को एक सीट नहीं मिली। 2004 से पहले पश्चिम बंगाल में लड़ाई कांग्रेस, लेफ्ट और तृणमूल की थी, वहां पर अब लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच में सिमट कर रह गई है। आपको लगता है कि बीजेपी ने अपने दायरे को और ज्यादा विकसित किया है? अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें, तो यहां पर भी एक संभावना बीजेपी को नजर आती है पश्चिम बंगाल के साथ साथ। देखिए, बीजेपी का अपना जो वो उनका दावा है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो तो निश्चित रूप से अतिशयोक्तिपूर्ण है। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो ये बिल्कुल तय है कि बीजेपी ने बहुत ज्यादा विस्तार किया है अपना, और उसकी सीटों की और उसकी जो वोट शेयर है वो लगातार बढ़ता हुआ वो दिख रहा है, वो आंकड़े वहां पे मौजूद हैं। लेकिन दक्षिण में वो स्थिति नहीं है। ये मानना कि जो उसने पश्चिम बंगाल में कर लिया वही केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कर लेगी, ये तो बिल्कुल ही अपरिपक्व बात होगी, नादानी होगी। वहाँ की चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं, वहाँ की समस्याएं अलग हैं, लोग बिल्कुल अलग हैं, और वहाँ के आख्यान बिल्कुल अलग हैं। तो मुझे नहीं लगता कि दक्षिण से अब भी सारी कोशिशों के बावजूद 5 या 6 सीटों से ज्यादा अतिरिक्त सीटें बीजेपी को मिलने की स्थिति मुझे दिखती नहीं। ठीक है, तो अब दावे तो कितने भी किए जा सकते हैं, वो एक अलग बात। ठीक है। लेकिन 2019 के जो आंकड़े हैं सर, वो बता रहे हैं कि जो ग्राफ है बीजेपी का वो थोड़ा बेहतर हुआ था। लेकिन सारिका पासवान, मैं एक बार फिर आपके पास आऊंगा। बड़ा राज्य है बिहार, 7 चरणों में मतदान होना है। आरजेडी और कांग्रेस में क्या सब कुछ वाकई सेट हो चुका है या अभी भी कुछ अटका हुआ है? और क्या कांग्रेस को साथ लाके आरजेडी को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, हमारे गठबंधन में सब कुछ सही है, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर प्रश्न उठता है, क्योंकि अभी भी कई ऐसे दलें हैं, भारतीय जनता पार्टी की घटक दलें हैं, जिनके मुझे लगता है कि सीटों का अभी तक बंटवारा हो नहीं पाया है। अभी भी कहीं ना कहीं मतभेद है, और भारतीय जनता पार्टी बिहार को लेकर के सबसे ज्यादा भ्रमित है और बहुत ज्यादा दबाव में भी है। लेकिन बिहार की राजनीति के जो सारे बड़े चेहरे हैं उनमें से ज्यादातर अब एनडीए के साथ खड़े हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी खुद हो, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो। जो बिहार की सियासत के पर्याय हैं वो एनडीए का हिस्सा हैं। नहीं, बहुत बढ़िया, सभी एनडीए के हिस्सा है। लेकिन जो भी चेहरे हैं ना, वो आप भी जान रहे हैं कि 2019 में मैक्सिमम स्ट्राइक रेट बिहार में या पूरे देश में भाजपा ने खेली और दिखाया भी। पूरी ताकत उन्होंने लगा दिया, चाहे मंदिर का एजेंडा हो, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, या मतलब बेरोजगारी, महंगाई और ऐसी चीजों को हटा करके जो भी देश में मुद्दे बन सकते थे, भारतीय जनता पार्टी ने उसको मुद्दा बनाया 2019 में, और हायर स्ट्राइक रेट रहा भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन कहने वाली और सोचने वाली बात है कि क्या जो वादे उन्होंने देश की जनता से किए थे, उन मुद्दों को इन 10 सालों में, या 2019 की बात करें तो क्या इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने उन मुद्दों को समाप्त किया है? क्या अभी भी वो मुद्दे देश में काबिज है? आप सारिका पासवान को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब बीजेपी की मुश्किलें इस बार बिहार में हम बढ़ा देंगे, भले ही आप परिवारवाद पर हमला करते रहिए बिहार में। देखिए, उनकी पॉलिटिक्स जो है बहुत रूढ़िवादी पॉलिटिक्स है, और ये जनता जो है वो आकांक्षित जनता है। वो भारत की जनता जो है आज एक एस्पिरेशनल जनता है, वो दोबारा से जो है जात पात में नहीं बंटने वाली है, जो ये पिछले 30 दशकों से ये करते आए। आप देखिए, आज सारिका जी बता रही हैं अभी कि भारतीय जनता पार्टी सीट की घोषणा नहीं कर पा रही है। 270 सीटों पर हमने लगभग 270 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स घोषित कर दिए। बाकी पार्टियां जो हैं अभी 1/3 कांग्रेस की बात कर ले, क्योंकि कांग्रेस ही सबसे ज्यादा सीट लड़ने वाली है इन पार्टियों में से, तो कांग्रेस ने 1/3 सीटों पर भी नहीं घोषणा की है। आरजेडी का मुझे पता नहीं एक भी सीट पर उन्होंने कोई कैंडिडेट की घोषणा की है कि नहीं। तो ये हमारी तैयारी को दर्शाता है। और क्यों हमारी तैयारी मजबूत है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने चुनावी वायदे को पूरा कर पाती है, भले वो सीएए हो, भले वो राम मंदिर का निर्माण हो, या वो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो। बाकी सारी पार्टियां जो हैं वो करप्शन में लिप्त हैं, और इनको वोट देने का अर्थ यह है कि अपने ही राज्य पर आर्थिक। राहुल सर, जो बात बीजेपी के प्रवक्ता तो कह रहे हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं क्या इस बात से? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये बात जरूर जाती है, खासकर जो उनका कोर वोटर है, कि देखिए साहब बीजेपी जो वादा करती है वो पूरा करके दिखाती है, फैसला लेने की क्षमता है मोदी की शख्सियत में। क्या आपको लगता है कि ये बातें जब बीजेपी बताती है तो वो घर करती हैं?
निश्चित रूप से इसका प्रभाव होता है, क्योंकि उन्होंने जो बहुत बड़े अपने वादे किए थे चुनाव घोषणा पत्र में, जिन चीजों को रखा था और जो बातें और मुद्दे उसके एजेंडे पर शुरू से रहे हैं, उनको उसने पिछले 10 साल में उनमें से आधे से ज्यादा को पूरा किया है। ये बात दूसरी है कि 14 में जिस तरह के वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। बहुत बड़े बड़े वादे, रोजगार के वादे बिल्कुल पूरे नहीं हुए, इसलिए बीजेपी के लोग आपको रोजगार पर अपनी उपलब्धियां गिनाते नहीं मिलेंगे, महंगाई पर अपनी उपलब्धियां गिनाते नहीं मिलेंगे। बहुत सारी चीजें हैं। भ्रष्टाचार की जो बात हुई थी, लेकिन अभी जो अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तथ्य सामने आ रहे हैं, उससे उसके भ्रष्टाचार मुक्त होने के सारे दावों की वो अब चलेंगे नहीं, तो उसके सामने चुनौतियां हैं। लेकिन जो एक धर्माधारित आख्यान उसने बनाया है इतने दिनों में और लोगों को धर्म के आधार पर अपनी ओर खींचा है, वो काम करेगा। सर माफ कीजिए राहुल सर, माफ कीजिए, लेकिन आपने कहा भ्रम आधारित, क्या सिर्फ भ्रम आधारित या रिजल्ट ओरिएंटेड भी, जिसमें ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, 370, ये हो सकता है कि एक सेंटिमेंट से जुड़े हुए मुद्दे हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो इंडिकेटर्स होते हैं जो दिखते हैं सड़क पर, उन सबको शामिल किया जाए तो क्या भ्रम आधारित कहना सही होगा सर? सब कुछ होगा। निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है और ये 2 उपलब्धियां हैं जिनको अपने खाते में वो दिखाएंगे। ट्रिपल तलाक भी दिखाएंगे, धारा 370 दिखाएंगे, निश्चित रूप से दिखाएंगे, और राम मंदिर भी दिखाएंगे। ठीक है, सुजाता पॉल आप कुछ कहना चाह रही हैं? देखिए, ये मुझे अच्छा लगा कि राहुल जी ने अभी भ्रमित करने वाली बात कही, क्योंकि भ्रमित करने का काम उसका पेटेंट बल्कि मैं कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के पास है। आप मुझे बताइए, 370 का एब्रोगेशन 2019 में हुआ, अभी मैंने तो नहीं सुना कि वहां पे चुनाव हो रहे हैं। तो इन वक्त कम है मेरे पास, आप काउंटर कर सकते हैं बीच में। एक और बात, जी। और देखिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो बात है ना, ये मैटर अब धीरे धीरे करके जब खुलेगा तो बहुत कुछ सामने आएगा। और ट्रिपल तलाक इन्होंने पूरा किया, लेकिन अभी मेरे पास एक महिला आई थी, हिंदू महिला, उसके पति ने उसको छोड़ दिया, तो इन जवाब दीजिए। तलाक भी नहीं दिया, अब उसका भी तो कुछ देखिए, ये निवारण मनगढ़ंत करना बातें चाहिए कह ना। रही है सुजाता जी। हिंदू महिला आई थी, ये हिंदुओं को बदनाम करना तो कांग्रेस पार्टी का एक ट्रेडमार्क बन गया है। हिंदू महिला आके उनको शिकायत करती है ट्रिपल तलाक के बारे में, ये क्या बात कर रही है? आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन ने किया है, तो हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि पूरी तरह से हम जो कश्मीर में सुरक्षा है उसको दुरुस्त करें, और हम समर्पित हैं इलेक्शंस के प्रति, हम समर्पित हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं चुनाव संबंधी, उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान का गुण गाते नहीं सकते, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान का गुण गाते। ठीक है, माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूं। वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, तो आज से जो सियासी संग्राम है उसका औपचारिक ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। एक के बाद एक मुद्दे सामने आते रहेंगे, डिबेट लाइव में उस पर चर्चा भी होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट लाइव देखने के लिए, धन्यवाद।